जा रहे हैं वैदिक कल्चर के बारे में। ठीक है, वैदिक कल्चर के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात किया है। ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो हमारे इस लिंक से देख सकते हैं हमारी चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक कल्चर, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का पूरी जितनी भी वीडियोज़ हैं लूसेंट के, वो हम लोग पूरे लूसेंट इस प्लेलिस्ट में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये लूसेंट कवर करना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वैदिक कल्चर में जो सबसे पहला एक इशू है, वो है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है होम ऑफ आर्यंस। दोस्तों अब देखिए, इस टॉपिक के सराउंड बहुत सारी मतलब एक डिबेट आप कह सकते हैं कि अभी भी ये डिबेट चल रहा है हिस्टोरियंस के बीच, कि जो ओरिजिनल होम जो थे आर्यंस के, आर्यंस कहाँ से आए थे, कहाँ कौन सी जगह थी जहाँ से आर्यन का आगमन हुआ था हमारी कंट्री में। तो ये इसके बारे में देखिए, ब्रॉडली बहुत सारे व्यूज़ हैं, लेकिन ब्रॉडली दो एक व्यू है। एक तो है कि सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, ठीक है। और दूसरा है कि बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने कहा था कि वो ये जो आर्यंस थे ये ओरिजिनली आर्कटिक के रहने वाले थे, और वहाँ से इनका आगमन हुआ जब आफ्टर ग्लेशियल के बाद, ग्लेशियल पीरियड के बाद जब क्लाइमेट चेंज हुआ और जो आर्कटिक वाला एरिया जो है वो पूरा बर्फ से ढक गया, तो वो लोग यहाँ से सेंट्रल एशिया की ओर आए। और ओरिजिनली उनका जो घर था वो आर्कटिक में था। ठीक है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, आर्कटिक आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। ये इन्होंने एक बुक भी लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, इनका जो हुआ था, एडवेंट हुआ था, वो 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये 2000 से 1500 बीसी के बीच हमारे कंट्री में आए थे। दो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि इनका मेंशन भी करते हैं। जैसे एक है बोगजाकाई इंस्क्रिप्शन, जो कि एशिया माइनर मतलब टर्की में लोकेटेड है ये। ठीक है, इसमें चार वैदिक पीरियड के चार गॉड्स जो हैं, चार भगवान जो हैं, इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड नसत्यस का मेंशन मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग आर्कटिक या से सेंट्रल एशिया की ओर आए और फिर सेंट्रल एशिया से इंडिया की ओर आए। ठीक है, और जैसे ये लोग दोस्तों सबसे पहले जो आए इंडिया में भारत में आने के बाद, इनका जो सबसे पहले जो ये सेटल्ड हुए वो हुए थे सप्त सिंधु के आसपास। अब ये सप्त सिंधु क्या है दोस्तों? एंशियंट टाइम में जो अभी का प्रेजेंट इंडस रिवर है, उसी को सिंधु रिवर कहा जाता था, उसी को सिंधु रिवर कहा जाता था। तो इससे इंडस को ही सिंधु रिवर कहा जाता। तो और सप्त सिंधु का मतलब हो गया कि वो जो सिंध है, मतलब जो इंडस रिवर है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, 7 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके जो आसपास का जो रीजन है उसी को सप्त सिंधु कहा गया। ठीक है, ये इंडस रिवर है, इसके जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है, सात ट्रिब्यूटरीज माना गया था। उन्हीं 7 ट्रिब्यूटरीज के आसपास के रीजन को सप्त सिंधु कहा गया था। ठीक है, तो ये ऐसा कोई बहुत इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर पंजाब हरियाणा वाला एरिया है, उसी को सप्त सिंधु रीजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आर्यंस यमुना दोआब की ओर आए और फिर गंगा के साथ ईस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया की ओर मूव किए। ठीक है, तो दोस्तों वैदिक एज का जो सबसे डिस्टिंक्ट एक कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे वो है इनका लिटरेचर। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इनका जो ऋग्वेदा है, जिसको ऋग्वेदा कहते हैं, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। मतलब इसको आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है ऋग्वेदा। ठीक है, जो आर्यंस के द्वारा कंपोज किया गया था, और ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है। तो वैदिक टाइम पे इनकी जो लिटरेचर थी, बहुत बहुत ही रिच लिटरेचर था इनका, उस समय के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिच लिटरेचर था। तो इनकी लिटरेचर जो है वो मेनली चार तरह के मेनली लिटरेरी प्रोडक्शन है। मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ एक बाय एक करके। सबसे पहला है संहिताज या वेदास। ठीक है, जिसको कहा गया है कि वर्ल्ड का सबसे पुराना टेक्स्ट। ठीक है, ऋग्वेदा के साथ और 3 वेद हैं, हम लोग देखेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेदास हैं। ठीक है, इनको संहितास भी कहा जाता है। उसके बाद है ब्राह्मणास। अब ब्राह्मणास क्या है? ब्राह्मणास दोस्तों एक टेक्स्ट है जिसमें जो हाइमन्स दिए हुए हैं वेदास में, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। मतलब इट इज़ मोर लाइक, अगर मान लीजिए एक कोई बुक है जिसका जो काफ़ी डिफिकल्ट है, मान लीजिए कोई लिटरेरी कॉम्पोजिशन है जो काफ़ी डिफिकल्ट है,
उसी का एक्सप्लेनेशन है ब्रह्मनाज में कि जितने हाइमन्स दिए गए हैं उसका मतलब क्या है, जितने सैक्रिफाइसेस दिए गए हैं, जितने रिचुअल्स दिए गए हैं उसको कैसे करना है, दैट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज रिचुअल्स ऑफ दीज हाइमन्स यू कैन फाइंड इन ब्रह्मनाज। तो ब्रह्मना उनको कहा जाता है। तो इसीलिए ब्रह्मना में क्या है ना, ब्रह्मनाज में ये वर्स में दिया गया है, मतलब ये कहानी की तरह दिया गया है, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर में दिया गया है कि हाँ इस सेक्रीफाइस को ऐसे करना है, इस रिचुअल को ऐसे करना है, इस हाइमन का ये मतलब है। तो ब्रह्मनाज मेनली एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट कह सकते हैं आप, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रही है संहिताज या वेदास तो आप ब्रह्मनाज देख सकते हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों आर्यनकाज। अब आर्यनकाज का मतलब होता है, देखिए संस्कृत में आर्यन का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो जो जंगल में जो शिष्यों को रिवील किया गया है गुरुओं के द्वारा उसको कहते हैं हम लोग आर्यनकाज, ठीक है। ये भी एक तरह से सम सॉर्ट ऑफ सेमी फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह की चीज़ों के बारे में, जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं उसके बारे में बात की गई है। सेम उपनिषद, उपनिषद जो है ये पूरी तरह से फिलोसफिकल टेक्स्ट है। इसमें आत्मन का मतलब क्या है, ब्रह्मा का मतलब क्या है, इन सबों का जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, जो इस हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है इसमें जो चीज़ें हम लोग समझ नहीं पाते हैं, मृत्यु डेथ का क्या मतलब होता है, इन तरह की चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है उपनिषद में। तो उपनिषद अगर कहीं पे आपको ये पूछा गया कि जो चारों वेद है उसमें सॉरी जो वैदिक लिटरेचर है उसमें फिलोसफिकल टेक्स्ट कौन सा है, ठीक है, देन आपको यू शुड रिकॉल दिस नेम ऑफ उपनिषद, क्योंकि उपनिषद में ही इस तरह की फिलोसफिकल, इस तरह की मेटाफिजिकल बातें की गई हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई कि ब्रह्मनास वेदास क्या थे, ब्रह्मनास क्या थे, आर्यनकास क्या थे और उपनिषद क्या थे, ठीक है। दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात थी कि ये जो चारों चीजें हैं, ठीक है, वेदास, ब्राह्मणास, आर्यनकास, उपनिषद, ये जो चीजें हैं ये श्रुति की कैटेगरी में है। देखिए मेनली वैदिक जो लिटरेचर है ना उसको दो भागों में बांटा गया है, एक श्रुति और एक स्मृति, श्रुति और एक स्मृति। अब इन दोनों का क्या मतलब है? श्रुति का मतलब होता है, ऐसा माना जाता है श्रुति का कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर की गई है बस सुन के, मतलब उनको लिख के या ऐसा कुछ कहीं नहीं है, बस मैंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को सुनाया, उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को सुनाया, इसी तरह से ये पर्कुलेट होती गई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बाई जस्ट हियरिंग, ठीक है, हियरिंग। और स्मृति का मतलब होता है कि मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं मैंने लिखा, उसका रिटर्न रिकॉर्ड रखा, फिर मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन आई उन्होंने उन ऑब्जर्वेशन को पढ़ा, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी। इसी तरह से जो जनरेशन के अक्रॉस द जनरेशन जो जो लिखित रूप में लिखा जाता है, जो याद करके रखा जाता है, उसको स्मृति कहते हैं, ठीक है। तो श्रुति और स्मृति दो दो पार्ट है। तो ये जो चारों मैंने अभी चारों लिटरेरी प्रोडक्शन की हमने बात की, वेदास, ब्राह्मणास, आर्यनकास और उपनिषद, ये चारों श्रुति में आते हैं, ना कि स्मृति के बारे में। स्मृति का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि जैसे लिटरेरी प्रोडक्शन में आप कह सकते हैं जैसे एपिक्स हो गए, ठीक है, महाभारत, रामायण, ये सब स्मृति में आती है, ठीक है, क्योंकि उनको लिखा गया है, याद करके लिखा गया है, फिर उसके बाद वाले जोड़ के, इसी तरह से इसको स्मृति की ओर किया गया है। दोस्तों वेदास के बारे में एक बात कहा गया है कि वेदास जो हैं वो इसलिए सैक्रेड हैं या इसलिए डिवाइन है क्योंकि उनको ऐसा माना गया कि वेदास आर नॉट रिटन और नॉट known by someone, it was revealed to humankind by God himself, मतलब भगवान ने खुद ही रिवील किया कि देखो ये चीजें हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें अपरुष्य भी कहा जाता है, वेदास को अपरुष्य भी कहा जाता है क्योंकि इसका किसी पुरुष से कोई मतलब नहीं है, पुरुष मतलब पूरे मैनकाइंड से कोई मतलब नहीं, अपरुष्य इसीलिए क्योंकि इट वाज रिवील्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि देयर आर फोर वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। जो ये तीन वेद हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया है। ये जो अथर्ववेद है इसको लास्ट में जोड़ा गया था, ठीक है, और इसको बहुत दिन तक वेदा माना भी नहीं गया, बहुत बहुत एक लंबे पीरियड के बाद अथर्ववेद को भी वेदास में काउंट किया जाने लगा, नहीं तो ये वेदा त्रयी के नाम से जाने जाते थे और यही तीन मेनली जो वेदास थे इन्हीं तीनों को काउंट किया जाता था, ठीक है। अब देखते हैं कि इन चारों वेदा में है क्या। देखिए जो ऋग वेदा है जो सबसे पुराना है और सबसे एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे पुराना, वर्ल्ड का सबसे पुराना है, इसमें कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, मतलब इसमें हाइमन्स दिए गए हैं, ठीक है। और चूंकि ये वर्ल्ड का सबसे पुराना एक टेक्स्ट है तो इसको इसलिए द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कुल मिला के 1028 हाइमन्स हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने हाइमन्स है। ऋग्वेदा में 1028 हाइमन्स है, ठीक है, और इनको 10 मंडलाज में बांटा गया है,
10 मंडलास, देयर आर टोटल 10 मंडलास इन ऋग्वेदा, ठीक है। दो फर्स्ट और 10th जो है ये सबसे लेटेस्ट है, मतलब अगर कहेंगे सबसे लेटेस्ट कौन से मंडलास हैं तो पहला और 10वां सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। 10th मंडला जो है, 10th मंडला का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि इसमें पुरुषोक्ता जो है, जिसमें 4 वर्ण, जो फेमस 4 वर्ण हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इनका डिस्क्रिप्शन जो है ना 10वें मंडल में पाया जाता है, 10th मंडला में पाया जाता है, इसलिए 10th मंडल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो वर्ण थ्योरी है हमारे सोसाइटी की, जो इंडियन फेमस वर्ण थ्योरी है, उसका डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलता है? 10th मंडला में, ठीक है। ऋग्वेदा के 10वें मंडल में हमें उनका मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सामवेदा। देखिए सामवेदा का मतलब होता है बुक ऑफ चैंट्स, मतलब ये म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। आप जो वो मंत्र दिए गए हैं, जो हाइमन्स दिए गए हैं, उनको कैसे आप उच्चारण करेंगे, किस राइम में आप उसे उच्चारण करेंगे, उसमें इसलिए इसको सामवेदा में इसका डायरेक्शन दिया गया है। और इसमें टोटल 1589 हाइमन्स है, मतलब इसका जो इसमें जो हाइमन्स हैं वो ऋग्वेदा के हाइमन से ज़्यादा है। ऋग्वेदा में 1028 हाइमन्स ही हैं, लेकिन इसमें 1549 हाइमन्स है, ठीक है। लेकिन इसका एक है कि जो ज़्यादातर हाइमन्स है वो ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं, ठीक है। और ये वेदा इज इंपॉर्टेंट फॉर म्यूजिक, क्योंकि इसमें वो दिया हुआ है ना, कि मैंने बताया ना आपको गाइडलाइन दिए गए हैं कि आपको उच्चारण कैसे करना है। सो इट कैन बी सेड टू बी द जेनेसिस ऑफ द इंडियन म्यूजिक। ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप लोग वहीं से, हमारी जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या इंडियन म्यूजिक, ट्रेडिशनल म्यूजिक की वहीं से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है यजुर्वेदा। अब यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद है बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स, मतलब जो रिचुअल वेदा भी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि रिचुअल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेदा, ठीक है। इन कॉन्टेस्ट द फर्स्ट टू विच आर इन वर्स इटर्निटी, दिस वन इज बोथ वर्स एंड प्रोस। ये वर्स और प्रोस में दोनों में है, ठीक है। जबकि ऋग्वेदा और सामवेदा जो है वो केवल किसमें है? वर्स में है, लेकिन इसमें वर्स एंड प्रोज में है। क्योंकि इसमें मेनली क्या दिया हुआ है कि सेक्रीफाइसेस को कैसे, सेक्रीफाइजल वेदा फॉर्मूलेज प्रेयर्स दिए हुए हैं, तो इसलिए ये वर्स में और प्रोज में दोनों है। वर्स का मतलब होता है कविता के रूप में, प्रोज का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव नेचर में, ठीक है। तो यजुर्वेदा, और सबसे अंत वाला जो वेदा है वो है अथर्ववेदा, ठीक है, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया था और इसे बहुत दिन तक वेदा माना नहीं गया था। इसमें मेनली कुछ एक तरह से कह सकते हैं मंत्र है टू वार्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीज, इस तरह से कुछ तरह से आप कह सकते हैं मंत्र, ठीक है भाई, जादुई टोना टोकना, ये सब चीज़ों के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया। तो वाद अथर्ववेदा क्या हो गया? अथर्ववेदा हो गया चार्म्स और स्पेल्स, मैजिकल फॉर्मूलाज एक्सेट्रा। यजुर्वेदा क्या है? सेक्रीफाइजल प्रेयर्स, ठीक है। सामवेदा है बुक ऑफ चैंट्स, और ऋग्वेदा है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स और कलेक्शन ऑफ हाइमन्स कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चारों वेदास का यहाँ डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखिए बात करते हैं ब्रह्मणास के बारे में। तो ब्रह्मणास में जो है एक्सप्लेन द हाइमन्स ऑफ द वेदा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें उस तरह की चीज़ें दी गई हैं जो हाइमन्स दिए गए हैं ऋग्वेदा में और भी जो वेदास में, उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्रह्मा का एक्चुअल मीन होता है सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इसमें सेक्रीफाइजल रिचुअल्स दिए गए हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव तरीका से लिखा गया है ताकि जो पुरोहित हैं या जो ब्राह्मण होगा वो इसको पढ़ के समझ सकेगा कि हाँ इसमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों ऋग्वेदा में ऐत्रेय ब्राह्मणा अटैच्ड है, ठीक है। और स्वस्ति की संख्यम जिसको कहा गया है, ये दोनों, वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐत्रेय ब्राह्मणा किसमें, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मणा किस वेदा के साथ अटैच्ड है, तो वो ऋग्वेदा के साथ अटैच्ड है, ठीक है। सामवेदा में पंचविशा, सदाशिव, चंद्रोग्या, जमन्या। यजुर्वेदा में सातपथा। ये देखिए ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा है, ठीक है, सातपथा, जो कि यजुर्वेदा के साथ ये अटैच्ड है, ठीक है। मतलब यजुर्वेदा का अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना होगा हाइमन्स का, तो आप शतपथा देखेंगे। ऋग्वेदा के लिए आप क्या देखेंगे? ऐत्रेय ब्राह्मण, ये याद कर लीजिए, ये दो इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेदा के लिए गोपाथा, ये आप देख लीजिए। अथर्ववेद का एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो आपको गोपता ब्राह्मण देखेंगे। यजुर्वेदा का देखना होगा तो शतपथ ब्राह्मणा। ऋग्वेदा के लिए ऐत्रेय और कौशिस्तिस की। सामवेदा के लिए पंचविशा, सदावनीश, चंदगोया और जामिन्या। तो ये चारों ब्राह्मण हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से ब्राह्मण किस वेदा के लिए हैं। तो ऋग्वेदा के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण,
यजुर्वेदा के लिए शतपथ ब्राह्मणा, अथर्ववेदा के लिए गोपथ ब्राह्मणा और सामवेदा के लिए पंचविशा, शतविंश, छंदोगया और जैमिन्य ब्राह्मणा। ये चारों याद कर लीजिएगा। अब आरण्य का अगर बात करते हैं दोस्तों, द आरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। द फॉरेस्ट टेक्स्ट वर कॉल्ड आरण्यका बिकॉज दे वर रिटन मेनली ऑन द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट लिविंग इन जंगल। जो हर्मिट्स और उनके स्टूडेंट्स रहते थे जंगल में, उनके द्वारा ये लिखी गई है, इसलिए ये इनको कहा जाता है। और द आरण्यका आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणा, मतलब ब्राह्मणा के अंत में आपको ये आरण्यका मिलते हैं, ठीक है। और ये जो उपनिषद्स हैं, जैसे मैंने बताया फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, इसमें मेनली हम लोग मेटाफिजिकल चीज़ों के बारे में बात किए हैं। फिलोसफिकल बेस कह सकते हैं, ये इंडियन फिलॉसफी का बेस उपनिषद से ही आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, ठीक है। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, स्मृति, जैसे कि मैंने बताया था कि याद रख के जो की गई है, उसमें 6 तरह के लिटरेरी वर्क्स आते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना एपिक्स, स्मृति का, तो इसमें और भी हैं कैटेगरी, जैसे वेदांगा, जो वेद के अंत में पाया जाता है तो वेदांगा कहते हैं, ठीक है। सूत्रा, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराणास, देवदास। और तो देखिए शिक्षा देर आर 6 वेदांगास, वेदांग 6 वेदांग 6 वेदांगास हैं। पहला शिक्षा, दूसरा है कल्पसूत्र, तीसरा है व्याकरण। व्याकरण दोस्तों याद रखिएगा अष्टध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, लिया गया था। इट वॉज द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि ओल्डेस्ट ग्रामर कौन है, अष्टध्यायी, और उसको लिखा किसने था, पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। फिर निरुक्ता, ठीक है, चंदा एंड ज्योतिषा, ठीक है। ये सब जो हैं ये वेदांगास हैं, 6 वेदांगास हैं टोटल, 6 देयर आर 6 वेदांगास। और वेदांगास क्या है दोस्तों, वेदांगा जो है स्मृति लिटरेचर का पार्ट है, ना कि श्रुति लिटरेचर। श्रुति में सिर्फ वेदास, उपनिषद, आर्यंकास और ब्राह्मणास, ठीक है। देयर आर 6 फेमस स्मृति। आप स्मृति का तो मनुस्मृति, मनुस्मृति दोस्तों क्या है, मनुस्मृति के बारे में आप लोग सुनते ही होंगे। ये प्री गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी, जिसमें कास्ट सिस्टम का ओरिजिनेशन यहीं से होता है, मनुस्मृति में ही होता है, और ये प्री गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद ये सारी हैं बृहस्पति स्मृति, कटनका स्मृति, ठीक है। अब महाकाव्य या एपिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे आपको पता ही है 2 महाकाव्य हैं हमारे, द रामायण एंड द महाभारत। द रामायण इज नोन एज आदि काव्य, क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन काइंड का सबसे ओल्डेस्ट एपिक, वर्ल्ड का सबसे पुराना एपिक कौन सा है, रामायण, इसलिए इसे आदि काव्य भी कहते हैं। इसमें 24,000 श्लोकस हैं दोस्तों, 24,000 श्लोकस, ठीक है। और कांडास, और इसमें 7 कांड्स है, मतलब अगर आपको पढ़ना होगा रामायण तो आपको 7 कांड पढ़ने होंगे, जिसमें लाइक वेदा के मंडल, वेदा में मंडला की तरह फर्स्ट और 7वां जो कांड है वो लेटेस्ट एडिशन है, ये याद रखिएगा। पहला और 7वां टोटल 7 कांड है रामायण में, और इसे आदि काव्य इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ मैनकाइंड। वर्ल्ड में कहीं भी सबसे पहला जो एपिक कंपोज किया गया था वो रामायण था। अब बात करते हैं महाभारत की। दूसरा जो है ये वेदा व्यासा द्वारा लिखा गया था, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। ये लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड का। जो रामायण है वो पुराना एपिक है, और जो महाभारत है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एपिक है, ठीक है। एट प्रेजेंट ये इसमें से 1 लाख श्लोकाज हैं दोस्तों, ठीक है। 1 लाख श्लोका इसमें दिए गए हैं। भगवत गीता जो है आपने सुना होगा, जो भगवत गीता फेमस हमारा हिंदुज्म सनातन धर्म का जो एपिक, जिसको होली बुक कहा जाता है भगवत गीता, वो जो है वो भीष्म पर्वन से लिया गया है। महाभारत के भीष्म पर्वन से लिया गया है, ये याद रखिएगा। शांति पर्वन जो है एक शांति पर्वन है, वो क्या है, वो लार्जेस्ट पर्वन है, चैप्टर, जिसको पर्वन का मतलब होता है चैप्टर। तो सब जो हमारा जो गीता भगवत गीता है, जो हिंदुओं का एक होली बुक है, वो कहाँ से लिया गया है, भीष्म चैप्टर से लिया गया। और जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो क्या है, शांति पर्वन, मतलब शांति चैप्टर जो है महाभारत का वो सबसे बड़ा है। और भीष्म पर्वन जो है, भीष्म चैप्टर जो है, उससे हमारा ये भगवत गीता का पूरा लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पुराणास की। पुराना दोस्तों, पुराना का मतलब होता है पुराना, ठीक है। पुराना का और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पुराना मतलब ओल्ड, पुराना। तो इसी तरह से 18 पुराणास है, जिस तरह से 6 वेदांगास हैं उस तरह से 18 पुराना है, ठीक है। जिसमें सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण। इसको आप याद कैसे रखिएगा दोस्तों कि मत्स्य पुराण सबसे ऐसा कहा जाता है कि एवोल्यूशन में सबसे पहले मछली आई थी जीव में,
मतलब आई डोंट नो द साइंटिफिक ट्रूथ ऑफ दिस, मतलब ऐसा माना जाता है नॉर्मली। आप अगर ऐसे डेली के कल्चर में बात करेंगे तो आप मछली सबसे पहले ओरिजिन में आई जानवरों में, मतलब इसमें। तो मत्स्य पुराण, तो जैसे मत्स्य पुराना वैसे मत्स्य भी पुराना, जो सबसे पुरानी टेक्स्ट है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है। ठीक है, उसके बाद है भगवता, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है। तो इस तरह से 18 फेमस पुराण है। ठीक है, दे डिस्क्राइब जीनियोलॉजीज ऑफ वेरियस रॉयल डिनास्टीज, जितने भी रॉयल डिनास्टीज हैं उनके जीनियोलॉजी की बात करते हैं ब्रह्मनाथ ये पुराण। तो ये याद रखिए, ये गुप्ता काल के टाइम पे मेनली कंपोज किए गए थे। गुप्ता पीरियड का जो लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये ध्यान में आएगा कि पुराना किस लिए कंपोज किए गए थे। ठीक है, ये जो जितने भी रॉयल डिनास्टी हैं उनके लीनियज को बताता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों उपवेदा, जिसको ऑक्सिलरी वेदा भी कहा जाए। मतलब उपवेदा का मतलब क्या हुआ, ऑक्सिलरी वेदा, जो पूरी तरह से वेदा नहीं है बट आधा आधा वेदा की तरह ही है। तो इसमें फेमस है आयुर्वेदा, गंधर्व वेदा, धनुर्वेदा और शिल्प वेदा या अर्थवेदा। तो आयुर्वेदा जो मेडिसिन है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो ऋग्वेदा के साथ जुड़ा हुआ है। गंधर्व वेदा किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि गंधर्व म्यूजिक से जुड़ा होना चाहिए, तो म्यूजिक से जुड़ा हुआ कौन सा वेदा है, सामवेदा। इसी तरह से धनुर्वेदा, आर्चरी, आर्चरी किससे जुड़ा होना चाहिए, यजुर्वेदा से होना चाहिए, क्योंकि उसमें सेक्रीफाइजल के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और यह है अर्थवेदा। अर्थवेदा जो है वो अथर्ववेदा की बात की गई है। ठीक है, अथर्ववेदा की बात की गई है। तो आप ये याद रखना, आयुर्वेदा जो है वो ऋग्वेदा के साथ एसोसिएटेड है, गंधर्व वेदा जो है सामवेदा के साथ एसोसिएटेड है, धनुर्वेदा जो है वो है यजुर्वेदा के साथ एसोसिएटेड है, और शिल्प वेदा या अर्थवेदा जो है वो अथर्ववेदा के साथ एसोसिएटेड है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने बात की कि अब जो वेदास थे वही बेसिस थे इंडियन फिलॉसफी के ओरिजिनेशन का। तो 6 फेमस इंडियन फिलॉसफी स्कूल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है संख्य दर्शना, योग दर्शना, न्याय दर्शना, वैशिष्ट दर्शना, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शना, और वेदांता या उत्तरा मीमांसा। संख्या दर्शना जो है दोस्तों वो कपिला मुनि के द्वारा, कपिला सेज कपिला है, बहुत फेमस है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो कपिल मुनि थे उन्होंने संख्या दर्शन को फाउंडर थे स्कूल के। फिर है योगा दर्शन, जो पतंजलि अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, योगा पतंजलि से रिलेटेड है, तो क्योंकि पतंजलि उनके फाउंडर थे, योगा के फाउंडर थे। फिर आता है न्याय दर्शना, जो कि गौतमा मुनि एक थे, अक्षपदा गौतमा मुनि, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। वैशिष्ट का दर्शना जो है उलूका कनाडा, ये भी एक सेज थे, इनके द्वारा वैशिष्ट का दर्शना किया गया था। उसके बाद मीमांसा या पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं वो जामिनी मुनि थे, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। और वेदांत ये बद्रयाना नाम के एक सेज थे, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। तो संख्या कपिला, योग पतंजलि, न्याय अक्षपदा गौतमा, वैशिष्ट दर्शना उलूका कनाडा, मीमांसा जामिनी के द्वारा, वेदांता बद्रयाना के द्वारा। तो दोस्तों ये 6 जो हैं स्कूल और इनके फाउंडर्स के नाम आप याद कर लेना, बिकॉज एग्जाम्स में बहुत बारी ये क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ी दोस्तों हम लोग इस ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी और ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में, इस सेक्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेदा जो था इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड में और कोई आपको बुक या और किसी भी तरह के हिस्ट्रिकल आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेंगी एक्सेप्ट ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से ही आपको जो भी पर्वत और नदी वगैरह के नाम इसमें जो मेंशन है, उसी से ही आपको ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलेगा। तो इन्होंने देखिए दोस्तों, ऋग्वेदा में हिमालय के लिए हिमवंत का यूज़ किया गया है, और हिंदू कुश जो माउंटेन है, जो कि अफगानिस्तान से लेकर बिल्कुल म्यांमार तक जाती है, उसके लिए मुंजावंत का यूज़ किया गया। तो हिमवंत हिमालय के लिए और मुंजावंत किसके लिए, हिंदू कुश पर्वतमाला के लिए, जो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक जाती है। ठीक है, ऋग्वेदा में टोटल 40 नदियों का आप मेंशन देखेंगे, 40 नदी, एज मैनी एज 40 रिवर्स आर मेंशन इन द ऋग्वेदा। ठीक है, जिसमें गंगा का भी मेंशन है नाम, और गंगा के साथ और भी अदर फेमस नदियों के नाम फेमस। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऋग्वेदा में गंगा का मेंशन नहीं है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज गंगा का मेंशन है। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड में लोग अपने आप को आर्यंस बुलाते थे, ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं। ठीक है, सप्त सिंधु में वो लोग कॉन्फाइंड थे, ये भी सही है। अब देखिए दोस्तों, जो सप्त सिंधु के जो रिवर्स हैं, उनको क्या क्या, उनके एंशिएंट टाइम में कुछ और नाम थे, मतलब ऋग्वेदा में उनको कुछ और नाम से मेंशन किया गया। अभी करंट का जो नाम है वो मेंशन नहीं किया गया। वैसे ये नाम है वितास्ता, अशिकनी, विपाश, परुष्णी, शीतोधरी और सरस्वती। ठीक है,
ये 6 रिवर्स हैं जिनके नाम से ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नाम को याद कर लीजिए। हम लोग आगे देखेंगे कौन सी नदी को क्या नाम दिया गया है। सरस्वती तो लुप्त हो चुकी है। सूत्रधारी का मतलब अभी सतलुज नदी को कहा गया है। परुष्णी मतलब हमारा रवि नदी को परुष्णी कहा गया है। ठीक है, विपास, इस तरह के नाम अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो सबसे मोस्ट मेंशन रिवर है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मेंशन रिवर कौन सा है? सिंधु रिवर, मतलब जो इंदस रिवर है उसका सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है। और सबसे जो पाइयस रिवर थी, मतलब जो सबसे सैक्रेड रिवर थी उनके लिए, वो थी सरस्वती। मतलब सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया सिंधु रिवर के बारे में, और सबसे ज़्यादा सैक्रेड जिसको माना गया वो सरस्वती रिवर को। गंगा का बस एक बार मेंशन है, ठीक है, लेकिन मेंशन है, एक ही बार मेंशन है लेकिन मेंशन है। यमुना को 3 बार मेंशन किया गया, मतलब गंगा यमुना दोनों का मेंशन है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक है दसराजन वॉर, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप देख लो कि बस ऋग्वेदा के टाइम पे दसराजन वॉर हुआ था, जिसमें एक राजा को हराने के लिए 10 राजा साथ में आए थे, फिर भी नहीं हरा पाए थे। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, यहाँ दोस्तों आप देखिए, जो मैंने नदी के बताए थे आपको कि सातों रिवर के नाम यहाँ पे आपको देख लेने होते हैं कि मॉडर्न नाम। तो अभी जो इंदस था उसका नाम सिंधु था, आपको पहले पता है। झेलम, झेलम को वितात्ता कहा गया था। चेनाब को अशिकनी कहा गया था। ब्यास को विपास कहा गया था, और रवि को परुष्णी कहा गया था। शतुद्री को सुतलज, और सरस्वती जो है वो सरस्वती, अभी तो है नहीं ये रिवर। ठीक है, उसी तरह से कुभा को काबुल, दृष्टवती, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही जो 6 रिवर हैं। ठीक है, इनके इनके नाम जो है आप पढ़ लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सप्त सिंधु, इसी को कहते हैं। ठीक है, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। तो ये सिंधु इंदस को, झेलम को वितास्ता, चेनाब को अशिकनी, ब्यास को विपास, रवि को परुष्णी, सतलज को सुतुद्री, और सरस्वती को सरस्वती। ये आप याद कर लेना, ये सातों रिवर के नाम याद रखना, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत ही बार लोग पूछते हैं। अब दोस्तों उनकी पॉलिटी कैसी थी? उनकी पॉलिटी का जो सबसे बेसिक यूनिट था वो था द फैमिली, जिसको कूला कहते थे। क्या कहते थे? कूला। ठीक है, उसके बाद था ग्रामा, मतलब गांव। उसके बाद द विस, उसके बाद द जना, और उसके बाद राष्ट्र। सबसे बड़ा था राष्ट्र और सबसे छोटा था कुला। कुला का मतलब एक फैमिली हो गया, ग्रामा का मतलब एक गांव हो गया, विश का मतलब हो गया एक क्लैन। एक गांव के बाद एक क्लैन, जैसे जाट एक क्लैन हो गया, गुर्जर एक क्लैन हो गया, इसी तरह से विस, विस का मतलब होता है क्लैन। उसके बाद होता था जना, द पीपल, मतलब नॉर्मली लोग। उसके बाद राष्ट्र, राष्ट्र मतलब वो देश, वो प्रदेश आप कह सकते हैं। तो इनके देखिए जो हेड का यहाँ पे नाम दिया गया, कुल के जो हेड होते थे उनको कहा जाता था कुलापा। जैसे मेरे फादर हैं, आपके फादर हैं, वो क्या है? फैमिली के हेड है, तो उनको कुलापा कहा जाता था। ग्राम का जो हेड होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। विस का मतलब क्लैन का जो हेड होता था उसको विस्पति कहा जाता था। ठीक है, जन का जो हेड होता था उसको गोपति कहा जाता था। और राष्ट्र का जो होता था उसको राजन, मतलब द किंग। ठीक है, किंग। तो 1 2 3 4 5 5 लेवल पे हमारी इनकी जो पॉलिटी थी ऑर्गेनाइज थी, कुला, फैमिली से लेकर राजा तक। ठीक है, जो गवर्नमेंट, जो इनकी सोसाइटी थी वो मेनली पेट्रियार्कल नेचर की थी। ठीक है, मोनार्ची वाज नॉर्मल, मोनार्ची और नॉन मोनार्ची दोनों तरह के गवर्नमेंट या दोनों तरह की पॉलिटी आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंट में थी, एग्जिस्टेंस में थी। ठीक है, और जो हेरिडेटरी होता था वो मेल लीनियज पे होता था, मतलब पेट्रियार्की होगी तो मेल लीनियज ही होगा। ठीक है, मिनिस्ट्रीज के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन राजा के बारे में पता है कि ही वॉज द किंग, ही वॉज द राजन और हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, पुरोहिता और डोमेस्टिक प्रीस्ट वाज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल। आपको पता है कि ये जो ऋग्वेदिक टाइम पे जो पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे, मतलब जो पूजा वगैरह करते थे, ही वाज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा रैंक में सबसे ज़्यादा ऊंचा था वो। ठीक है, उसको ऐसा माना जाता है कि वो किंग का प्रिसेप्टर है, फ्रेंड है, फिलोसफर है और गाइड है। मतलब राजा वही करता था जो पुरोहित साहब उसको कहते थे या उसको सजेस्ट करते थे। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल वे सेनानी। ठीक है, जो जो उनकी जो आर्मी, हालांकि उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रहती थी, वो क्लैन से ही लड़ते थे कि इस क्लैन को ले लिए, उस क्लैन को ले लिए। लेकिन जो आर्मी चीफ होता था उसको सेनानी कहा जाता था, और जो हेड ऑफ विलेज होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है, इनकी जो आर्मी होती थी दोस्तों, वो स्टैंडिंग आर्मी एक नहीं थी कि हाँ भाई एक आर्मी हमारा रिजर्व 2 लाख 5 लाख 10 लाख का आर्मी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके जो फूट सोल्जर्स होते थे वो क्लैन से लेते थे, और चैरिटर्स होते थे, मतलब रथ भी होते थे, और रथ और फूट सोल्जर, यही 2 चीज़ होते थे। ठीक है, वो लोग जो वीपन्स यूज़ करते थे वो वुड, स्टोन, बोन एंड मेटल्स के यूज़ होते थे। ठीक है, एरोज वेर टिप्ड विथ पॉइंट्स और मेटल ऑफ पॉइजन हॉर्न। ठीक है, रेफरेंसेज आर मेड द मूविंग फोर्ट। तो ये तीर धनुष भी वो लोग यूज़ करते थे।
द किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज ऑल्सो, ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ, वो किंग को कुछ रिलीजियस ड्यूटीज भी परफॉर्म करना होता था, ठीक है, क्योंकि पुरोहित साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और पुरोहित के कहने पे ये सारी चीज़ें करनी होती थी, ठीक है। ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ असेंबली, जैसे सभा और समिति, विधात, गण, इन सब का एग्जिस्टेंस था दोस्तों। ये सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे, ठीक है। सभा जो था इसमें सबसे ऊपर था, बिकॉज इट वाज अ कमिटी ऑफ प्रिविलेज पीपल, ठीक है। जो प्रिविलेज और इंपॉर्टेंट लोग थे, जैसे पुरोहित हो गया, राजा हो गया, और भी जो तमाम तरह के सेनानी हो गए, इनके जो ग्रुप होते थे, इनके जो कमिटी होती थी, उनको सभा कहते थे, और यही सभा जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती थी, ठीक है। और समिति का मतलब होता है कि नॉर्मल सारे लोग जो मिलकर बैठते थे उसको समिति कहा जाता था। तो हमेशा याद रखिएगा क्या, कि सभा इज ग्रेटर देन समिति, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, क्राइम उस समय भी होता था, ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं होता था, चोरी भी होती थी, बर्गलरी होती थी, स्टीलिंग ऑफ कैटल भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन उसके लिए सजा का भी प्रावधान थे, जो सभा करती थी। सभा कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह भी एक्ट करती थी। कौन? सभा, क्योंकि सभा क्या थी? कमिटी ऑफ प्रिविलेज पीपल, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी ये। देखिए दोस्तों, अब सोसाइटी की बात कर लेते हैं पॉलिटी के बाद। सोसाइटी में आप जैसे पता है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी जो है 4 वर्णा थी इनके, एक तो ब्राह्मणा जो सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। शूद्र जो थे वो लोकल थे, उनको ऐसा कहा जाता है कि दे वेयर फ्रॉम नॉन आर्यन रेस, इसलिए उनको शूद्र कहा जाता था, और उनको ये भी कहा जाता है कि वो लोकल इनहेबिटेंट्स थे। जब आर्यन आए और यहाँ पे कब्जा, यहाँ पे ऑक्यूपाई किया उन्होंने, तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको उन्होंने शूद्रा का नाम दिया, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये टोटली प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, ठीक है। जो जैसा काम करता था उसको ऐसा दे दिया जाता था, ठीक है। टीचर्स जो है ब्राह्मण्स होते थे या प्रिस्ट, ठीक है। क्षत्रिय लड़ते थे, फार्मर्स वगैरह जो है उनको वैश्य कहा जाता था, जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे। और जो आर्टिसंस और लेबरर्स को काम कहा जाता था शूद्रा, ठीक है। जो लेबरर होते थे शूद्रा होते थे, जो व्यापारी क्लास के लोग होते थे या खेती वेती करते थे उनको वैश्य कहा जाता था, जो लड़ाई वगैरह करते थे उनको क्षत्रिय कहा गया, और जो पूजा पाठ और पढ़ाने वढ़ाने का काम करते थे उनको ब्राह्मण्स कहा गया था, ठीक है। यूनिट ऑफ सोसाइटी जो थी वो फैमिली थी, ठीक है। प्राइमरली मोनोगमस थी, मतलब एक के साथ एक का एक आदमी के साथ एक औरत की शादी होती थी, और वो 2-3 बीवी नहीं रख सकते थे, इसलिए इसे वो मोनोगमस रिलेशंस कहते थे। और पैट्रियार्कल थी, मतलब जो पुरुषों की प्रधानता थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज तब देखा नहीं गया था, ऐसा नहीं था, ऋग्वेदिक सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज नहीं था, ठीक है। वो बाद में आया, जब लेटर वेदिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरह से चाइल्ड मैरिज का प्रिवलेंस शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, ये भी देखेंगे, ठीक है। एक नियोगा नाम का होता था, जिसमें कि अगर किसी किसी औरत की हस्बैंड मर जाए तो वो हस्बैंड के भाई से शादी कर सकती थी, जिसको नियोगा कहा गया था, ठीक है। फादर की प्रॉपर्टी सन को मिलती थी। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड, राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सबका हक होता था, जिनका जो लीगल हक बनता है, ठीक है। द होम ऑफ द टीचर वाज द स्कूल, मतलब जो टीचर थे उनका घर ही स्कूल की तरह होता था, कि वहाँ पे बच्चे जाते थे टीचर के घर पे, वहाँ रहते थे, खाते पीते थे, वहीं पढ़ते थे, और उनको पर्टिकुलरली सैक्रेड टेक्स्ट पढ़ाया जाता था, मतलब वेदास पढ़ाया जा रहा है, ब्राह्मणास पढ़ाया जा रहा है, आर्यकास पढ़ाया जा रहा है, उपनिषद पढ़ाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, कर्ड, बटर, घी वगैरह मेन कंजप्शन डाइट के रूप में होता था, ठीक है। मीट और फिश, ऐसा नहीं था कि मीट नहीं खाया जाता था, फिश, बर्ड्स के मीट, एनिमल्स के वगैरह भी खाए जाते थे उस टाइम पे। काऊ को बहुत लोग सेक्रेड मानते थे, इसलिए काऊ को अघन्य डिक्लेयर कर रखे थे। अघन्य का मतलब होता है कि फॉरबिड टू किल, टू बी किल्ड, मतलब ऐसा है कि आप उसको मार नहीं सकते हैं। अगर किसी ने काऊ की हत्या कर दी, गाय की हत्या कर दी, तो उसको बहुत कड़ी सजा सुनाई जाती थी सभा के द्वारा, ठीक है। तो काऊ जो थे वो क्या थे? अघन्य थे, ठीक है। ऋग्वेद प्रेस्क्राइब ए पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सपल्शन फ्रॉम द किंग हु किल और इंजर का, मतलब सोच लिए कितना ही बड़ा क्राइम था कि आप उसको पेनल्टी, डेथ पेनल्टी दे रहे हैं काऊ मारने के लिए। बहुत अभी के टाइम का ही जैसा लग रहा है कि अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, अभी भी बस उनका कुछ लोगों का बस चले तो अभी भी पेनल्टी ऑफ डेथ मिल जाए लोगों को जो काऊ को मारते हैं। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स सूरा और सोमा का भी कंज्यूप्शन लोग करते थे, मतलब अभी जो जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स को सूरा सोमा कहा जाता था वो भी पीते थे लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे मेनली, जो आर्यंस का काम था वो क्या था? एग्रीकल्चर करना, खेती करना उनका काम था, और वो पैस्टरल पीपल भी थे, ठीक है। अम्यूज़मेंट इंक्लूडिंग म्यूज़िक, डांसिंग वगैरह भी करते थे। म्यूज़िक और डांसिंग, चैरियट रेसिंग, मतलब
उनकी रेस होती थी, उनके रथों की रेस होती थी, डाइसिंग भी होती थी, डाइसिंग भी खेलती थी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों रिलीजन के बारे में। दोस्तों ऋग्वेदिक टाइम पे जो भगवान पूजे जाते थे वो मेनली पर्सनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर, मतलब नेचर को जो पर्सनिफाई कर रहे हैं, जैसे कैसे, जैसे बारिश को एक भगवान मान लिए, अग्नि को एक भगवान मान लिए, वायु को एक भगवान मान लिए। इस तरह से जो नेचुरल जो फिनोमिनाज हैं, नेचुरल जो फिनोमिनाज हैं उनको पर्सनिफाइड करके वो लोग पूजा करते थे। देयर वर नियरली 33 गॉड्स, 33 भगवान थे ऋग्वेदिक टाइम पे, ठीक है, जिसमें टेरेस्ट्रियल भी थे, एरियल भी थे, सेलेस्टियल भी थे, ठीक है, हर तरह के भगवान थे। सबसे जो प्रोमिनेंट भगवान थे वो थे इंद्रा, ठीक है, जो कि जिनको गॉड ऑफ थंडर भी कह सकते हैं आप, अग्नि और वरुणा मोस्ट पॉपुलर थे। अग्नि का मतलब होता है द गॉड ऑफ फायर, ठीक है, और वरुणा मतलब गॉड ऑफ एयर। तो ये तीन जो गॉड थे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। सूर्य, सूर्य, सावित्री, सावित्री जो गॉड थी वो लाइट थी, इसी के लिए सावित्री इसलिए फेमस है और इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो फेमस हम लोग जो गायत्री मंत्र जो चैंट करते हैं वो इन्हीं को एड्रेस किया गया था। सावित्री द गॉड ऑफ लाइट, मित्रा, मित्रा का मतलब होता था सोलर गॉड, पूषण का होते थे गॉड ऑफ मैरिज, पूषण होते थे गॉड ऑफ मैरिज। तो ये एक दो तीन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं, उनका नाम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। सोमा ओरिजिनली प्लांट प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट ड्रिंक, ये सोमा क्या होता था, अल्कोहलिक ड्रिंक होता था, ठीक है। और हम लोग इसको सोमा को भी हम लोग पर्सनलीफाई कर उन लोगों ने पर्सनिफाई कर दिया था सोमा गॉड से, ठीक है। रुद्रा और भी बहुत सारे गॉड थे, देख लीजिएगा इनको आप लोग। समटाइम्स गॉड वर विजुअलाइज एनिमल बट देयर वाज नो एनिमल वर्शिप, वहाँ उस समय ऋग्वेदिक टाइम पे देयर वाज नो एनिमल वर्शिप, ये याद रखिएगा दोस्तों, एनिमल की पूजा नहीं करते थे वो लोग, ठीक है। देयर वाज नो एनिमल वर्शिप, एनिमल को भगवान मानते थे कुछ कुछ, लेकिन एनिमल की पूजा नहीं करते थे वो लोग, ठीक है। द नेचर ऑफ ऋग्वेदिक वॉज हीनोथिज्म, मतलब हीनोथिज्म का मतलब क्या था, द बिलीव इन मैनी गॉड बट ईच स्टैंडिंग गॉड आउट इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट, मतलब अभी जो करंट हमारा सनातन धर्म का है वो हीनोथिज्म ही है, कि हम लोग भी बहुत सारे गॉड्स को मंगवाते हैं, मानते हैं, बट देयर इज नो सर्टेन हायरार्की कि हाँ जो सिर्फ भगवान है वो विष्णु से बड़े हैं, ब्रह्मा से बड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको हीनोथिज्म कहते हैं, ठीक है। देयर रिलीजन प्राइमली कंसिस्ट ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड्स विद ए सिंपल सेरेमोनियल नोन एज यज्ञ, यज्ञ मतलब अभी जो यज्ञ करते हैं हम लोग उसी को यज्ञ कहा जाता है, और सैक्रिफाइसेस कंसिस्टेड ऑफ ऑफरिंग ऑफ मिल्क, घी, ग्रेन, फ्रेंस एंड सोमा, मतलब ऐसा नहीं कि जीव काट देना, ऐसा अभी जो आप देखेंगे सैक्रिफाइसेस उसमें हम लोग एनिमल्स की बलि करते हैं, लेकिन उस टाइम पे मिल्क, घी, ग्रेन, फ्लैश एंड सोमा इन सब को ही सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। अब दोस्तों इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। द आर्यंस क्रॉस द नोमैडिक स्टेज, ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन जो हर्ड्स ऑफ कैटल है उनको अभी भी वो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं डिस्पाइट क्रॉसिंग दिस नोमैडिक प्रोफेशन। नोमैड नहीं थे वो लोग जब इंडिया में आए, जब सप्त सिंधु रीजन में वो लोग सेटल हो गए, दे वर नॉट एनी मोर नोमैडिक पीपल, दे वर सेटल्ड पीपल, ठीक है। और वैदिक पीपल जो है वो सारे ऑलमोस्ट सारे जंतुओं से फेमिलियर थे सिवाय कैट, कैमल और टाइगर के। कैट, कैमल और टाइगर, इन तीनों के बारे में उनको पता नहीं था। कैट और कैमल के बारे में पता नहीं था, टाइगर के बारे में भी उन लोगों को नहीं पता। टाइगर के बारे में उनको कब पता चला, जब वो गंगा की तरह आगे की ओर मूव किए या साउथ की ओर जब जाने लगे, जब उनको जंगल मिला तब उनको जाकर टाइगर के बारे में पता चला। दे वर नॉट फैमिलियर विथ टाइगर, कैट एंड कैमल, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रेड करते थे, वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वाज देयर, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड करते थे इन द सिविलाइजेशन की तरह, लोगों की तरह वो लोग बहुत ही कम, मतलब बस जस्ट पास्टोरल इकोनॉमी वो लोग पास किए, मतलब बस एग्रीकल्चर करना किसी तरह सीखा है, ठीक है। तो जब एग्रीकल्चर ही बढ़िया से नहीं जानते तो ट्रेड कहाँ से जानेंगे, ठीक है। मनी इन मार्केट्स वेयर नोन बट दे वर नॉट एक्सटेंसिवली यूज, मतलब ऐसा था कि उनको पता था कि पैसा भी होता है और मार्केट सिस्टम भी होता है, इनके बारे में पता था, बट एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं करते, जस्ट लाइक ट्रेड, मतलब ट्रेड के बारे में ही जब उनको उतना ज़्यादा पता नहीं है तो मनी और मार्केट के बारे में ज़्यादा कहाँ पता रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा पता था कि ऐसे करके हम लोग एक मार्केट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, मनी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, बस इतना ही था। Complexity in producing gods made its appearance. Men of various professions like carpenters, smith, tanners, weavers, potters and grinders of corn were there. तो जो था अपीयरेंस जस्ट प्रोड्यूसिंग गॉड, गुड्स को प्रोड्यूस करने में जस्ट अपीयर हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। जो वेरियस प्रोफेशनल थे वो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, जैसे कारपेंटर, स्मिथ्स वगैरह। अगर मेडिकल की बात करें, द आर्ट ऑफ हीलिंग वुंड्स एंड क्यूरिंग डिजीज वेयर इन एग्जिस्टेंस, मतलब घाव को कैसे भरा जाता है या छोटी मोटी जो परेशानी होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, उनको कैसे डील करते हैं, इनके बारे में उनको पता था,
ठीक है। देयर वर ऑल्सो एक्सपर्ट्स इन सर्जरी अलॉन्ग विथ हर्ब्स एंड ड्रग्स, चार्म्स एंड स्पेल्स वर रिगार्ड एज इक्वली पोटेंशियल इन हीलिंग डिजीज। उनको वो सर्जरी में भी कुछ उनके जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, दे वर फेमस, दे वर कैपेबल, ठीक है। और वो लोग मैजिक और स्पेल में भी विश्वास करते थे, बिलीव करते थे कि दवा दारू के साथ ये सब भी होनी चाहिए, मतलब मैजिक स्पेल वगैरह, झाड़ फूक जिसको कहते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में, झाड़ फूक के बारे में भी वो लोग विश्वास करते थे कि झाड़ फूक से भी आदमी हेल्थ प्रॉब्लम से सही हो सकता है, ठीक है। इनका जो ओसीपी कल्चर था, ओक्रे कलर्ड पोट्री, वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा हमने ऋग्वेदिक पीरियड हमने इसमें पढ़ लिया, ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग अब लेटर वैदिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर एक में हम लेटर वैदिक और ऋग्वेदिक दोनों पढ़ लिए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ। और ये डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नो कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है तो आपको पता रहनी चाहिए कि किस तरह से शिफ्टिंग हुई लेटर वैदिक में, जो ऋग्वेदिक टाइम से किस तरह से शिफ्टिंग हुई। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट किया है यहाँ पे, उसको आप देख लीजिए, उसको आप ऑलमोस्ट याद कर लीजिए, बिकॉज देर आर गोइंग टू बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर ऋग्वेदिक टाइम से, और ये इंपॉर्टेंट भी है एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री के लिए। तो आप इसको थोड़ा देख लें और याद कर लें जो जो जगह मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही नए हैं इस वीडियो में, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, बिकॉज इस वीडियो में इस सीरीज़ में हम लोग पूरे लूसेंट को कवर करने जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे, और फिर उसके बाद इससे आपको सर्टेनली आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।